पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मुल्क में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका इजहार चीफ जस्टिस भी कर चुके हैं कि माशी हालात की वजह से डिप्रेशन है। पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें तो उसमें डिप्रेशन, लेकिन अब पार्लियामान की कार्रवाई कुछ बेहतर हुई। अपोजिशन और हुकूमत दोनों नेशनल असम्बली में कम अज़ कम बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं और काफ़ी अहम इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी हो रही हैं। और लेकिन जब अमूमी तौर पे मामलात को देखा जाए तो सवालात बहुत सारे उठते हैं। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मसलन आज नवाज शरीफ साहब की सेहत की बुनियाद पे जो बेल की दरख्वास्त थी वो एक दफ़ा फिर मुस्तरद होगी। इससे पहले एक दफ़ा सेहत की बुनियाद पे बेल मिल भी चुकी है। अब इसके असरात क्या होंगे, उनकी साहबजादी बिल्कुल, और किसी भी साहबजादी के जो जज्बात होते हैं उसका इजहार आज मरीम नवाज साहिबा ने अपने ट्वीट्स में किया। इससे पहले वो एक कैंपेन चलाने का इजहार भी कर चुकी हैं। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए, आज कौमी असम्बली में भी आए और उन्होंने भी बहुत अहम बातें की, जिसमें से कि जैसे कल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हुकूमत को ऑफ़र की थी कि चंद अहम इशूज़ पर बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुकूमत को ऑफ़र दी। हुकूमत ये ऑफ़र लेगी नहीं लेगी, और इस ऑफ़र का मतलब क्या है, कोई अफाका होगा, जो एहतसाब का अमल चल रहा है उस हवाले से भी साबिक सदर आसिफ जरदारी ने बात की। उस बात का मतलब क्या है उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन चंद अहम डेवलपमेंट जो होने जा रही हैं उस हवाले से आपको आगाह कर दें। उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कल दोबारा कौम से खिताब करेंगे और एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कहा जा सकता है कि एक आखिरी वार्निंग देंगे, और 30 जून के बाद जब नया माली साल शुरू होगा तो जिन्होंने एमनेस्टी अवेल नहीं की उनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। काफ़ी सारी लिस्टें FBR ने भी तैयार की हैं, हुकूमत इस हवाले से तैयारी कर रही है, और इस हवाले से एक आखिरी वार्निंग गालिबन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आएगी। तमाम इक़दामात हो रहे हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, हुकूमती दावा इस हवाले से ये। साथ साथ उम्मीद ये भी है कि कतर के अमीर पाकिस्तान आ रहे हैं, $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के MOUs मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट शुरू होगी नए माली साल में। डेफर्ड ऑयल पेमेंट जो सऊदी अरेबिया से आ रही है वो शुरू होगी। हुकूमत को उम्मीद है कि IMF का पैकेज शुरू हो जाएगा और दीगर इन्वेस्टमेंट भी आएंगी, जिसके असरात मुल्क की मईशत पे होंगे। तो आवाम को फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, और इनकी खिदमात भी इस वक्त पीपल्स पार्टी को मैसर है इन मुश्किल हालात में, जो एक दफ़ा फिर मुश्किल हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एहतसाब के हवाले से इस अमल से पहले भी गुजरे हुए। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इसमें अदालती जो कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशंस भी हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, साबिक तर्जमान हुकूमत पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मौजूदा तर्जमान हुकूमत पंजाब। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि कुछ चीज़ों पर हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत हो सकती है। क्या क्या उन्होंने, आइए देखते हैं। 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे अपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं। हमें कोई इशू नहीं इस बात का, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं। और इसी तरह की बात कल लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। हुकूमत को डायलॉग की, कोऑपरेशन की बात की थी। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। आए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ें। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। जी नाज़रीन, 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ये थी पुराने पाकिस्तान की पुरानी क़यादत। नए पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी नई क़यादत आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं वो तो एहतजाज की तरफ जाएंगे और मजदूरों का हक दिलवाने की कोशिश करेंगे, और एहतजाज के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। अपने मेहनत कश और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हम उसको इस्तेमाल करें और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए, हुकूमत जाती है तो चली जाए। तो फिर जरदारी साहब किसके साथ बैठ के बात करेंगे? ना सिर्फ ये, मरीम नवाज साहिबा ने भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से कहा कोई और साथ चले ना चले, उन्होंने तो अपना शेड्यूल भी बना लिया है और तहरीक लॉन्च भी करेंगी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मेरा तो जलसों का और
वर्कर्स कन्वेंशन का पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो अब फाइनलाइज हो रहा है और वो मैं तो करूँगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डराने के लिए अब किसी के पास, ख़ास तौर पे हुकूमत के पास कोई चीज़ नहीं है। क्या कहा, आइए देखते हैं। हमने सियासत शुरू तब की है जब हम ये सारी सजाएं काट के आए। तो जब आप किसी को कोई हक की बात करता है, आप उसको किस चीज़ से डराते हैं? आप उसको डराते हैं कैद से, आप उसको डराते हैं जेल से, आप उसको डराते हैं मुकदमात से, आप उसको डराते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, आप उसको सज़ाओं से, उम्र कैद से डराते हैं, जिलावतनी से डराते हैं। ये सब तो हम देख आए। तो मेरे पास तो डरने के लिए कोई चीज़ है नहीं। मुझे किसी चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह डराया जा नहीं सकता। जी नाज़रीन, आपने देखा सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो क़यादत है उसमें बड़ों की एक लाइन है और जो नई क़यादत है उसकी लाइन डिफरेंट है। तो पार्टीज़ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अपोजिशन पार्टीज़, खासतौर पे पीपल्स पार्टी। अब दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ चलेंगी। सदर जरदारी साहब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जनरेशन गैप है उनकी। ऑब्वियसली एक जो यूथ है उसकी एक डेफिनेटली एक अपनी सोच है उसकी, और होनी भी चाहिए। इसी तरह आप देखिएगा कि जो भी इर्तकाई मराहिल तय करती है वो इसी तरह होता है कि एक नई नस्ल आती है, वो नई सोच के साथ आती है, नई पॉलिसी लेके आती है। तो और जाहिर है जो बुज़ुर्ग सियासतदान होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, सीजन लोग होते हैं, जिनका ठहराव आ जाता है तबीयत में, वो लाजमन धीमी बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जो है अमन और आसी और सुलह सफाई के साथ जो है बातचीत होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा तजाद मुझे नज़र आया है। देखिए, अगर मरियम बीबी ने या बिलावल, दोनों का एक ही कैफियत है। अब वो आपने देख ली, आप किस चीज़ का खौफ दिला सकते हैं? अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुझे क्या खाइफ करोगे? मेरे नाने को आपने फांसी दी, मेरी माँ को आपने जो है कत्ल किया, मुझे अब क्या, किस चीज़ का? मेरा बाप पाबा सलासल है, मुझ पे आपने कर दिया, मेरी पुप्पो को उसको अंदर किया, क्या उसको खौफ हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? इसी तरह मरियम ने कहा मैंने वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया। अब दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है आप प्यार से बातचीत अफाम तफहीम से करते हो, एक आप खौफ से करते हो। उनको खौफ इसी चीज़ का दिखाते हो, तुम पर मुकदमे कायम कर देंगे, तुम्हें पाबा सलासल कर देंगे, तुम्हें इस तरह से जो है अजियत देंगे वगैरह वगैरह। वो सब की चीज़ें देख ली दोनों ने। अब इसलिए वो खौफ तो उतर गया और नौजवान नस्ल ने लामहला अपने अंदाज से बात की है। तो पॉलिसी किसकी चलेगी? देखिए, पॉलिसी तो जाहिर है कि हमारी पार्टी में तो बिलावल भुट्टो जरदारी की चलेगी। ये हुकूमत जाती है तो जाए। हुकूमत है कहाँ यार? अरशद, एक सेकंड। तो हुकूमत अगर नहीं है तो जरदारी साहब किसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? हुकूमत का वजूद है। हुकूमत, देखिए, हुकूमत तो IMF कर रही है, हुकूमत तो कोई और कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कठपुतली ये है, जब हम कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आज़म है, तो इसमें तो दोनों पार्टियां सिलेक्टेड कहती हैं, कोई भी उन्हें इलेक्टेड नहीं कह रहा है और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप अपने फैसले खुद कर रहे हो। दोनों का इसमें इत्तफाक राय है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी, और यकीन कीजिएगा कि हम जेन्युइनली पाकिस्तान के आवाम की अजियत को देखते हुए हम चाहते हैं कि ये जो है मामलात आगे को पुरअमन तरीके से चले। मगर वो कंटेनर से भाई उतरेंगे तो फिर डॉक्टर साहब इस पे हंस रहे हैं और मैं यकीनन उनसे हंसने की वजह पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मलिक अहमद खान साहब, दोनों सियासी जमातों के जो बड़े हैं वो ऑफर कर रहे हैं बातचीत की, और जो नई क़यादत है वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हमने तो एहतजाज करना है, हुकूमत जाती है तो जाए। आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है या कन्फ्यूजन है? जी अर्शद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है और कोई कॉन्ट्रडिक्शन की बात भी नहीं, और मैं इसको सब्सटेंशिएट कैसे करूँगा कि देखिए, पिछले कुछ अरसे से, एक दिहाई से, या इससे भी कुछ थोड़ा ज़्यादा कर लें, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मईशत पर सियासी बात जो है वो मईशत पर ज़्यादा हुई। अब वो इरा नहीं रह गया कि हम पॉलिटिक्स, राइट लेफ़्ट की पॉलिटिक्स की बात करें। अब पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ की बात है, हुकूमतें बनती टूटती पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ पे बनती टूटती हैं। तो अगर आज की ये सूरत हाल है कि एक हुकूमत में बैठी जमात का ये ख्याल है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की कोई माशी पॉलिसियाँ ऐसी थीं
जिनके साथ पाकिस्तान की मईशत ख़राब हुई है या तबाही के दहाने पे पहुंची है, तो फिर वो फैक्टर्स जो हैं वो सामने आने चाहिए और फिर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए जिस पे तमाम लोग सिग्नेटरी हो जाएं। तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है। लेकिन अगर हुकूमत इस चीज़ पर उतरी रहे कि वो अपनी इनपुट ना दे, फॉर एग्जांपल आज असद उमर ने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि हम IMF के पास गए, हमें निगोशिएट करने में टाइम लगा, IMF वाज आस्किंग के 92% आप इसको बढ़ाएंगे, यानी आज जो खड़ा है सिर्फ उसको 100% लगभग आप गैस के चार्जेस बढ़ाएंगे, इतने आप बिजली के बढ़ाएंगे। तो हमने उनसे कहा नहीं, इतना नहीं बढ़ेगा, इसकी स्लैब्स मुकर्रर होंगी और 30% इंक्रीज़ होगा। तो लेकिन फैक्टर जो ऐड ऑन होता था वो ये होता था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये देखती हैं कि हमारे एक आम आदमी की कुव्वत इस्तात क्या है, उसकी वो कितने में बाज़ार तक पहुंच सकता है, कितनी उसकी रेशियो क्या है उसकी पे की, और मिडिल क्लास कहाँ खड़ी है, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के साथ खड़े हैं कितने खड़े हैं। तो फिर उसके साथ फिक्स किया जाता है। IMF के साथ दुनिया भर के ममालिक डील करते हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज IMF के पास जाती हैं। 22 मरतबा पाकिस्तान की मईशत IMF के पास सहारा लेने के लिए गई है। तो ये कोई नोशन अननोन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो करना पड़ा जो IMF ने कहा। तो एतराज़ हमारा मौजूदा हुकूमत के साथ जो मरियम बीबी कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि यहाँ गवर्नमेंट की अपनी इनपुट जो है वो मिनिमल है, कहीं नजर नहीं आती। अगर नजर आती होती तो अंदाजा होता। तो अब आपकी जमात में पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब की चलेगी या मरियम बीबी की चलेगी? देखिए, पॉलिसी मियां नवाज शरीफ साहब की है। जैसे मेरे लिए उनकी बात एक जमात में एक हुक्म का दर्जा रखती है, इसीलिए इसी तरह सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज साहब के लिए भी रखती है और मरियम बीबी। तो शहबाज शरीफ साहब जो ऑफर दे रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे दे रहे हैं या मरियम बीबी जो कह रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे कह रही हैं? मैंने आपको पूरी बात वजाहत से कही कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी या जो आसिफ जरदारी साहब ने बात की कि इकोनॉमी पर बैठ के कुछ बुनियादी चीज़ें तय हो सकती हैं, तो उससे कोई ज़ई शऊर पाकिस्तानी पीछे नहीं हटे। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से ये ऑफर आ गई। मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपने एक तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, कैरेट एंड स्टिक दोनों ऑफर कर रही है इस वक्त अपोजिशन आपको, तो आप ये ऑफर लेना चाहेंगे या एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अरशद। कैरेट्स तो इन्होंने इतनी खाई हुई हैं कि पेट में शदीद दर्द हो रही है, इसलिए इन्हें अब खोसा साहब जैसे मायानाज वकीलों की ज़रूरत है। उनकी दोबारा से खिदमात इन्होंने ली हैं, क्योंकि कोई जवाब तो है नहीं कहीं पर भी। जो कुछ किया है आपने देखा है कि साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को पूरे 2 साल इस मुल्क की सबसे आला अदलिया ने, और आपको पता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट वहाँ जजेस का टाइम होता है, उस कोर्ट का कितना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, पूरी कौम का, आप लोगों का, सबका, इवन मलिक साहब जैसे मंजे हुए जो स्पोक्स पर्सन है उनका, हर इंसान का कितना वक्त सर्फ हुआ उस सारे काम के ऊपर। और था क्या था, इतना काम कि आपने बताना था कि हजूर ये जो उन्होंने जैसे पार्लियामेंट में कहा था कि हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं, आपने बताना था, आपने क्लीन बाहर आना था। अच्छा, आप नहीं आ सके, हो जाता है। तो जो कौमी लीडर होते हैं, जब कौमें आपको लीडर बनाती हैं या कौमें आपको, छोड़ दें नवाज शरीफ साहब को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया इस कौम ने मल्टीपल टाइम, मेरे और मलिक साहब जैसे लेवल पे जब हम उस लेवल पे नहीं होते, मेरे ख्याल में तो आप इस लेवल पे भी इतना बोझ समझते हैं जब कौम आपको इज्जत देती है, लोग बाहर जाते हैं वो जिस तरह से आपको इज्जत देते हैं, कि नवाज शरीफ साहब को ये दौलत छोड़ देनी चाहिए थी। जब वो इसका जवाब नहीं दे सके थे, इसे डोनेट कर देते, किसी अच्छे काज के लिए डोनेट कर देते, क्लीन होके आते, बैठ के इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करते। जिससे आप पहले वो बेशक साउथ अफ्रीका हो, वो कहीं पे भी जब लोगों की एक दूसरे के साथ बात होती है तो आप कभी यहाँ पे तो मियाँ बीवी की लड़ाई हो या किसी दो दोस्तों की, दो भाइयों की लड़ाई हो, तो जब तक आप सच नहीं उगलते वो रिश्ता आगे नहीं चल सकता। कम अज कम रिश्ते जो होते हैं वो जब नए रिश्ते इस्तवार हों या पुराने टूटे हुए रिश्ते जो हैं उनको आप मरम्मत करने की कोशिश करें, तो उसमें सच जरूरी होता है और सच के सिवा और कुछ नहीं होता। और खोसा साहब तो अदालत में ये रोज लोगों से पूछते हैं और लोग हाथ खड़ा करके कहते हैं कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो अगर ये दोनों पार्टीज इसके लिए तैयार हैं तो मैं इन्हें श्योरिटी देता हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन होगा और सब कुछ। इन्हें बताना होगा ये पैसा कैसे कहां बाहर गया, जरदारी साहब को बताना होगा
होगा कि सरे में महल कैसे खरीदे गए, जहां पे इन्होंने एक दिमागी बीमारी का न्यूयॉर्क से सर्टिफिकेट बनाया, वो स्विट्जरलैंड में जमा करवाया, उसके ऊपर बताया कि वो दिमागी तौर पर बीमार हैं, वो कोर्ट में नहीं आ सकते, वहां से रिलीफ लिया और फिर दिमागी तौर पर फौरन सेहतमंद हो गए और पाकिस्तान में सदर बने और एक जरदारी सब पे भारी बने। और 5 साल किस तरीके से उन्होंने पूरी पीपल्स पार्टी को कठपुतली की तरह नचाया वो आपके सामने। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो यानी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपको कबूल नहीं है जब तक कि ये पहले इकरार ना करेंगे हाँ ये सब कुछ किया है, उसके बाद ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना चाहिए ना जी, पहले एक्सेप्ट करें उसके बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आपको 2 साल तक गवर्नमेंट आपको 2 साल तक, उस टाइम आप ही की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट 2 साल तक पूछती रही ये किस तरह गई, और आपने बड़े वाशगाफ अल्फाज में पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा हजूर ये है वो जरा है, वो खाली थे पेजेस। मैं अरशद आपको करेक्टली बताऊं वो पेजेस खाली थे, उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो झूठ था, वो खाली स्पीकर के डेस्क तक पहुंचाए गए। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ होता वो आपको दे दिए जाते। आपके स्पीकर साहब असद कैसर साहब बैठे, उन्हें के पब्लिक कर दें। आज कौमी असेंबली में डॉक्टर साहब आज कौमी क्या निकला नहीं, वो तो साथ ले गए ना, ओहो जी वो कोई रिकॉर्ड का हिस्सा थोड़ी ना था अरशद, वो तो साथ ले गए ना खाली सफे, उनके ऊपर तो अगले दिन नोट्स बनाए होंगे मलिक अहमद साहब ने। मैं पूछ लूं सदालती और बात की होगी तो खाली सफे थे, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ी था, वो तो ये है वो जरा है, और निकला कतरी खत, राइट, कैलबरी फॉन्ट, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा इस पे ये हमारे ये देखें, ये भी पाकिस्तानी है, इनका भी पाकिस्तान पे हक है। राइट राइट डॉक्टर साहब मैं सरदार लतीफ खोसा साहब से पूछ लूं, एक तो वो कह रहे हैं स्पीकर को दिया खाली कागजात और वो साथ ले गए, इज इट पॉसिबल, या वो कस्टडी होती है हाउस की जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए और वो रिकॉर्ड में होना चाहिए, और अगर गायब हो गए तो क्या इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं भी 10 साल पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, डॉक्टर साहब पार्लियामेंट में हैं, बाहर के हुकूमत में हैं, यकीनी बात है ऐसा मुमकिन नहीं है। जो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर कही जाती है, सुनी जाती है, पेश की जाती है, वो टैबुलेटेड होती है, रिकॉर्डेड होती है, और वो हिस्सा होता है, कौम की अमानत होती है, वो पार्लियामान में महफूज होता है। आप जब भी चाहें मेरे आप स्क्रिप्ट सारे निकलवा सकते हैं जो मैंने स्क्रिप्ट हो गए। एक तो वो दस्तावेजात दिए गए, दस्तावेजात भी असद कैसर साहब के पास वो होने चाहिए, अगर खाली दस्तावेज कैसर के पास नहीं, वो असेंबली के अंदर होने चाहिए। असद कैसर साहब यकीनन उन्हें रिट्रीव करके पेश कर सकते हैं। वो कह रहे हैं वहां पे नहीं है, तो अगर इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो असद कैसर साहब से पता कर लें पहले। वो कह रहे आपने पता किया है स्पीकर को असेंबली से, यहाँ इंफॉर्मेशन है, सवाल पता किया वो वहां नहीं है जी, वो कह रहे पता किया है वो वहां नहीं है सर, वो कभी दिया ही नहीं कह रहे पता किया है, वो कह रहे हैं वहां नहीं है। बात क्या देखिए, बात ये आपने पता किया है, मैंने पता किया है मैंने सर, वो कह रहे पता किया, जी जी मैंने पता किया, वहां पे ऐसा कोई काम है वो इंक्वायरी करे कि किधर गए, कौम की अमानत थी, वो पार्लियामेंट की जो है अमानत थी, उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए, महफूज होनी चाहिए। राइट मलिक अहमद खान साहब, आपने सुना कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, वो कह रहे हैं स्पीकर असद कैसर साहब से मालूम किया है और वहां पे वो दस्तावेजात नहीं है, अव्वल तो दिए खाली गए थे और अब वहां पे वो नहीं है, तो क्या स्पीकर साहब को इस पे, मौजूदा स्पीकर साहब को कोई इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए? देखिए, मैं विद नो ऑफेंस टू एनीवन अरशद साहब, पब्लिक डिस्कोर्स में बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि एक शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर शहबाज गिल हो या कोई XYZ PTI का हो या मेरी जमात से कोई और मोअज़्ज़ज़ बंदे हों या पीपल्स पार्टी से हों, अब पब्लिक डिस्कोर्स में एक होता है तज़हीक के साथ जुमलेबाजी करना। ये एक इसको बेसिकली एक किताब है एडवर्ड मैनुअल्स की, जिसमें हेट स्पीच पर उसने करैक्टरिस्टिक डिफ़ाइन किया। तो ये बुनियाद बनती है जब आप गलत बेसिस पर एक अच्छे इशू पर जब आप बात करें। मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात करना चाह रहा था ना, अगर इकोनॉमी पे बात करते मैं सिर्फ वो दस्तावेजात ये हैं वो जराए जो पेश किए गए, मुझे सिर्फ मैं आपसे वही कहने, मुझे इजाजत दे दें अर्शद, एक सेकंड पेशेंस के साथ प्लीज मुझे इजाजत दे दें। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मुझे शहबाज गिल साहब ने भी जितनी बातें, 3 बातें की उन्होंने। पहली बात उन्होंने कही कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं किया। सरदार लतीफ़ खान खोसा क्योंकि पाकिस्तान के चंद बड़े नामवर वकला में से एक हैं। मुझसे आपने नॉन डिक्लेरेटरी रिजीम की डॉक्यूमेंटेशन पूछी है, जब मैंने ये डिक्लेयर ही नहीं करना था, इवन रोपा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपने मुझे उसमें फंसा लिया और टांग लिया है। स्टेट के ऑपरेटर्स ने मुझे क्लैंप किया है, इनलीगल किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। और जिस जज साहब का वो फैसला है वो आज भी बेंच पर बैठे हैं, और मैं ओपन एंड लाउड कह रहा हूँ कि उसी बेंच पर बैठे जज साहिबान का राना आफ्ताब खान,
पीपल्स पार्टी के केस का फैसला था कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन क्या हो। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को, वो जो इनफील्ड फैसले थे, उनकी मौजूदगी के अंदर केसेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनाएगी और वो केस कर देगी कि जो एग्जीक्यूटिव के इख्तियार हैं उनको इनक्रोच करेगी और दहशतगर्दी की तफ्तीश करने वाली JITs फॉर्म करेगी जिसमें MI और ISI के लोग भी बैठेंगे, तो फिर ठीक है, फैसले ऐसे ही आएंगे जैसे आ गए। मुझे उससे एतराज़ नहीं, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जानता हूँ कि उस फैसले की ठीक है, वो तो सारे फैसले हो गए, लेकिन इस वक्त बात हो रही है उन ज़राए की, वो डॉक्यूमेंट्स। आगे आ जाए। अब आगे बात के जो कहा कि ये हैं वो ज़राए, और वो उन्होंने डॉक्यूमेंट मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिए वहाँ पर। ये सरदार लतीफ़ खान साहब ने दुरुस्त कहा, ये जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी असेंबली के रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर देते हैं, वो असेंबली उसकी कस्टोडियन होती है। शहबाज गिल साहब को शायद ये पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी पूरी तकरीर में स्वाय तज़हीक का पहलू निकालने के और कोई बात नहीं करना चाहते। और मैं इनको बता रहा हूँ, PTI के दोस्तों को भी 8 माह हुए हैं। आपके पीछे मुझे 2 चीज़ों की दिक्कत लग रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि कस्टोडियन ऑफ द असेंबली स्पीकर असद कैसर से आप पूछें, और अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता आप लिख कर बताएं, और अगर आप सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें करना चाहते हैं कि उन्होंने असेंबली में कहा था कि ये हैं वो ज़राए और फिर उन्होंने कोई चीज़ भेजी जो स्पीकर तक नहीं पहुंची, तो अब आपने एक बात की, अब आप उसको प्रूव करें। ये तो आप बिल्कुल ठीक है। ओनस डॉक्टर साहब आपके ऊपर है बतौर मान पंजाब हुकूमत और PTI आपने ये बात की, इस पे आपका वर्जन भी लेते हैं। साथ नाज़रीन, आज असद उमर साहब साबिक वजीर खजाना, उन्होंने एक चीनी के स्कैंडल की तरफ भी इशारा किया जिसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। वो क्या मामला है और क्या ये तहकीकात होनी चाहिए, और साथ साथ अगर तहरीक अपोजिशन नहीं चलाएगी तो कोई और चलाएगा, और साथ साथ कुछ और बातें भी एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपने जो बात की वो इंतहाई अहम बात है और आप उसे रीट्रेट कर सकते हैं और आप इस पे कायम रहेंगे कि जनाब जो कागजात दिए गए वो खाली थे और उसका रिकॉर्ड नहीं है, और क्या आपकी जमात अब स्पीकर साहब से मुतालबा करेगी कि ये चीज़ पब्लिक की जाए, और जैसे मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं इन राइटिंग भी आप लोग ये चीज़ असेंबली के रिकॉर्ड पर लाएंगे? जी, मैं कल ही लेटर लिखूंगा स्पीकर साहब को, मैं एक रिटन रिक्वेस्ट करूंगा कल ही, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही वो मुझे डॉक्यूमेंट मिलते हैं मैं उसकी एक कॉपी मलिक साहब को भी भेजूं। मुझे ये शक है, मलिक साहब तो बार बार मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तस्दीक करते हैं, हालांकि मैंने पसंद करता हूँ, अच्छे आदमी हैं ये, वाहिद बंदे इनकी पार्टी में जो असेंबली में मेरे पे अटैक नहीं करते, बाकी लोग तो आजकल करते हैं, हम तकल्लुफ़ कर रहे हैं, में बैठने पे भी अटैक करते हैं। अच्छा, तो राइट, चले वो लेटर आप लिखेंगे, इस पे हम इंशाल्लाह फॉलो अप भी करते रहेंगे। खाली डॉक्यूमेंट मलिक साहब को वो खाली डॉक्यूमेंट दिए गए थे, उनके ऊपर इन्होंने टॉक शोज के, जैसे मैं भी अपने नोट्स बनाता हूं, बना के वो फारिग हो चुके हैं। ये उसको तज़ीक समझते हैं, खुदा गवाह ये तज़ीक की बात नहीं है, बहुत नहीं, बात मैं है आपकी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने और वो 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट उनको सुनती रही। राइट, और उनसे मैं जरा डिबेट थोड़ी आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, आम आदमी की बात करना चाह रहे हैं, ट्रांजेक्शन किसी किस्म राइट, जो आपने बात की इस पे हम फॉलो अप भी कर लेंगे। आज कौमी असेंबली में नाज़रीन साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब ने बात की और एक तहकीकात का मुतालबा भी किया कि जनाब ये देखा तो जाए, ये कीमतें बढ़ा के किसी को फ़ायदा तो नहीं दिया जा रहा, और ख़ास तौर पे चीनी की भी उन्होंने बात की, और दीगर क्या बातें की, आइए देखते हैं। एक कम से कम टैक्स जो है, टर्नओवर टैक्स जो है, उसमें इजाफा कर दिया गया, 1.25 से 1.5% कर दिया गया है। मेरी दरखास्त ये है, जो नई इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको कम से कम पहले 5 साल के अंदर इस मिनिमम टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए। खादों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, या तो फौरी तौर पर फैसला करके आप GITC को खत्म कर दें और ये 400 रुपए बोरी की कीमत कम करवाएं, या वो जब ले रहे हैं उनसे पैसा वापस रिकवर किया जाए। चीनी, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो एक तो ये चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। छोटी गाड़ियों के ऊपर, अब ऑल्टो के ऊपर भी हमने FED बढ़ा दी है, मेरे ख्याल में इस कदम को भी दोबारा इसकी नजरसानी करने की जरूरत है।
जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने देखा गरीब आदमी की आवाज़ भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठी और चीनी की जो कीमत बढ़ाई गई और साथ वो टैक्सेस की भी बात करें, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया है साबिक वज़ीर ख़जाना ने। ये क्या मामला है? इनके अपने अंदर आप देख लीजिएगा कि कितना इनके अंदर खलीज है और कितना इनके अंदर अपने दरार और कितना इनके अपने अंदर एक इख्तलाफ है। इनकी अपनी कन्फ्यूजन की इंतहा देख लीजिएगा कि मईशत का बजाय इसके कि ये कोई जामे किस्म का हल निकालते, ये अभी रिसेंट जो जिसको 22 साल ग्रूम करते रहे और जिस पर फ़ख्र करते थे कि हमारा जो है असद उमर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा और ये दूध की नदियाँ यहाँ पाकिस्तान में बहा देगा, ये उसका कहना है। और उसने कहा था, बात सही की है उन्होंने। देखिए, बात मुझे नहीं पता सही की है कि नहीं है। वो मईशत को बाहर के अगर समझते हैं, किसने चीनी के किसने टैक्सेस लगाए हैं? टैक्सेस तो इसी हुकूमत लगा रही है। किसने कीमत बढ़ाई है? देखें, एक दफ़ा मैं अटॉर्नी जनरल था तो कीमत, ये मार्केट डायनामिक्स हैं। जब रमज़ान शरीफ आता है तो चीनी की कीमत जो है बढ़ जाती है, बिकॉज हर कोई भागता है सेवइयों के लिए, दूसरी तीसरी के लिए चीनी खरीदता, गरीब आदमी की बात है। एक छोटा सा सवाल है, हर हुकूमत में चीनी वाला कार्टेल मौजूद नहीं होता? देखिए, कार्टेल मौजूद होता है, बिल्कुल कैबिनेट में बिल्कुल होता है। वो वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करता है। ये तो बेसिकली जो हैं, ये आपका ख्याल है गरीबों के वहाँ हमदर्द बैठे हुए हैं, या असद उमर साहब, या ये इनका किसान और दहकान के साथ या काश्तकार के साथ इनका कोई नाता राब्ता, कोई ताल्लुक़, कोई इनका रब्त बनता है? तो ये जिस क्लास में बिलोंग करते हैं उसी क्लास को प्रोटेक्ट करते हैं। आप फ्यूडल को गाली तो देते हो, हमेशा बदकिस्मती से देते आए हैं, लेकिन आप देख लें कि जब ज़िम्मेदार उसमें आता है तो फिर वो किसान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, इसलिए कि उसे पता है कि किसान का क्या मसाइल हैं। और आपका 70% जो है एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की अगर हो सकती है तो वो आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ही प्रमोट करेंगे। और उसमें अगर आप अजनास की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें, हमेशा उसने उनको सपोर्ट प्राइस में उनको जो है प्रमोट किया है, चाहे वो आप फर्टिलाइज़र में जाएँ, चाहे वो गन्ने की कीमत में जाएँ, चाहे वो गंदम की कीमत में जाएँ। और अभी जो केस चल रहा है उसमें भी गन्ने के कुछ पेमेंट्स थी, हैं गन्ने ही की कीमत की पेमेंट थी। 30 करोड़ रुपया गन्ने का सालाना जो है जो जरदारी साहब अभी जो केस भुगत रहे हैं। अभी तो 15 सिर्फ 1.5 करोड़ की बात हुई है। 30 करोड़ का गन्ने हमसे जो है ये मिल्स 6 मिलें लेती थी। राइट। मलिक अहमद खान साहब, असद उमर साहब ने जो आज बात की उससे तो आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो तो आज गरीब आदमी की भी उन्होंने बात की और अच्छी बातें नहीं की। देखिए, अपना अरशद, मैंने असद साहब की पूरी स्पीच सुनी है। मुझे असद साहब की स्पीच में जिन बातों पर थोड़ा कंसर्न मैंने फील किया है वो ये है कि इसी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि ये आउटराइटली गवर्नमेंट की अपनी इनपुट के बगैर स्ट्रेट अवे IMF का पूरा एजेंडा नाफिज कर दिया गया। IMF ने इनसे डिमांड किया कि यूटिलिटीज़ की कीमतें बढ़ाएं। इन्होंने अपनी पेइंग पॉकेट ऑफ पुअर पीपल, एक दरमियाने मिडिल क्लास के मेरे जैसे बंदे की जेब की इस्तात देखे बगैर मनोअन जो उन्होंने कहा बढ़ा दिया। कुछ परसेंटेज का फ़र्क डाला है जो कि मेरी इस्तात से बहुत ज़्यादा है। ये नहीं देखा कि एक जो एक स्टैंडर्ड हाउस होल्ड है उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है और उसकी रिसीट्स कितनी है महीने की और वो किस तरीके से अपना बजट करेगा। तो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने खुद पूरी उस बात को तकवीयत दी जो आज असद उमर कह रहे हैं। असद उमर क्या कह रहे हैं? असद उमर 3 बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान इनपुट्स महंगी हो रही हैं। उन्होंने ज़िमनन खाद का जिक्र किया और 400 रुपये का उसका जो टैक्स की मद में दिए, वो टैक्स बेस की रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने की उस पूरी मंतक के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे। और कैसे करेंगे कि हम टैक्स बेस को ऐसे बढ़ाएंगे और रेवेन्यू रिसीट्स को ऐसे जनरेट करेंगे। तो उनका ये मानना है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ की बात है। आप बेसिकली जो इंटरमीडिएट के अंदर बेसिक इकोनॉमिक के स्टूडेंट को आप बातें पढ़ाते हैं कि क्लासिकल आप ऐसे कर देंगे, आप दूसरी थ्योरी किसी के पकड़ कर ऐसे कर लेंगे, आपने इन्फ्लेशन और प्राइस हाइक को कंट्रोल करना ऐसे करेंगे। असद उमर बेसिकली क्या वो बात रहे हैं जिसके साथ उनका शायद ये वजह भी हो कि उनकी रिमूवल प्रोबेबली फ्रॉम दिस की पोस्ट जिसको 22 साल शुगर माफिया खुद चेयरमैन PTI प्रोपोगेट करते रहे। देखिए, शुगर माफिया तो वो डायरेक्टली सीधा कॉन्फ्लिक्ट है ना। असद उमर का हटाया जाना हर बंदे को पता है कि वो जहांगीर तरीन साहब के कहने पर हटाए गए। ये तो एक ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी बात नहीं है।
और इस पर एडमिटेड पोजीशंस हैं। जहांगीर खान सब्सिडी से तो इनकार किया था, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मैं जरा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी पार्टी के इंतहाई अहम लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, तो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी की जो कीमत बढ़ी इस पर तहकीकात होनी चाहिए। तो आपकी हुकूमत क्या ये वाकई अपने इतने अहम लीडर की बात पे अमल करेगी? अरशद, इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, और वो ये है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बहुत ही सीनियर हैं। मेरा ख्याल है जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो इन्होंने उस टाइम सियासत शुरू कर दी होगी या थोड़ी देर के बाद की होगी। बहरहाल काफ़ी सीनियर आदमी हैं। जब आपने रियल डेमोक्रेसी इन एक्शन देखी तो इन्होंने उसको तजाद डिक्लेयर किया। आप ज़रा देखिए कि ये कितने एलियन हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए, असल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए। हमारी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स कितने एलियन हैं। ये इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि यहाँ फैमिली लिमिटेड पार्टीज़ हैं, एक फैमिली को आपने आगे करना है, उधर से ही लीडरशिप आनी, वो बेशक बच्चा हो, बेशक जैसे अभी मेरे दोस्त एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पे टॉन्ट कर रहे थे कि इलेक्टेड नहीं है, इन्हें पार्लियामेंट का नहीं पता। हालांकि जिनको ये आजकल लीडर कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा, वो कभी वो भी काउंसलर नहीं बनी। और अगली बात यह है कि आज अगर इलेक्शन हो तो मैं शायद काउंसलर बन सकता हूं लीगली, वो नहीं बन सकती क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि लतीफ़ खोसा साहब ने, देखिए, ये नहीं सराहा नहीं कि कितनी अच्छी पार्टी है तहरीक इंसाफ के, 23 साल की जद्दोजहद के बाद वो गवर्नमेंट में आई तो स्पाइन में इतनी जान है इस पार्टी की कि अगली सफ में खड़ा हुआ है हमारा एक मायानाज लीडर जिसका नाम असद उमर है। और मुझे फ़ख्र है असद उमर पर, हमारी पूरी पार्टी को, हमारे चेयरमैन को भी फ़ख्र है कि उसने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये चीनी का जो कार्टेल है, जिसमें को हमारी पार्टी से भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी से भी, PMLN से भी, और अगर आप पंजाब के नंबर देखें जो मतलब 39 या 42 मिल्स हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादा एक दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ की वो मिल्स हैं, तो कार्टेल भी दूसरी तरफ होगा। तो हमारी पार्टी के एक मायानाज लीडर ने ओपनली हमारी अपनी पार्टी की पॉलिसी को कंट्राडिक्ट किया या उसमें इस्लाह की बात की। लेकिन यहां पे डेमोक्रेसी की हालत देखें, वो कहते हैं इनके दरमियान खलीज है, हजूरे वाला। उन्होंने एक और नाम भी लिया, मलिक अहमद खान साहब ने, कि आपकी पार्टी के एक और मायानाज लीडर ने असद उमर साहब को निकलवाया। मैं बताऊं, एक सेकंड, ये गलत बात है। ये तरीन साहब जी, मलिक अहमद खान साहब, एक मिनट, मलिक साहब बात तो करने दिया करें, मलिक साहब बात तो कर लेने मुझे, डॉक्टर साहब आते हैं ना, आप तरफ आते हैं दोबारा। जी मलिक अहमद खान साहब, सर मुझे बात कंप्लीट कर लेने, मुझे बात कंप्लीट कर लेने, मैं आपको क्विकली बता दूं, ये पहली दफा हुआ पंजाब की हिस्ट्री में। डॉक्टर साहब ने 1 मिनट के लिए पूरा पैसा दिया। डॉक्टर शहबाज, अच्छा आपकी बात मुकम्मल होगी। जी मलिक अहमद खान साहब। जी जी प्लीज। अच्छा देखिए, मसला ये है कि दोनों इसहाब, असद उमर भी और जहांगीर खान तरीन भी, ये दोनों इशहास ऑन रिकॉर्ड है, आप अपने आर्काइव्स में से निकलवा लें। इन दोनों की रिफ्ट जो है उसने बेसिकली पीटीआई के अंदर एक ग्रोह बंदी की वाज़े तौर पर इंडिकेशन की कि दो अलहदा धड़े हैं। और इन्होंने कहा जहांगीर खान तरीन ने कि अगर असद उमर मजीद कंटिन्यू किया इमरान खान साहब के पास जाकर, और वो कुछ जर्नलिस्ट के इंटरेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने कंफर्म किया। अब अगर इस चीज को भी डॉक्टर शहबाज गिल एक बड़ी क्रेडिबल बात के तौर पे कि पार्टी के अंदर एक रिफ्ट है, और रिफ्ट भी किस चीज पर है, ये कोई छोटी बात पर वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, वो बजट डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब अगर या तो असद उमर को बजट डॉक्यूमेंट पर एतराज है और उसने अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर जो नेशनल असेंबली में उन्होंने आज कमिट की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो फिर ना वोट करें। अगर हिम्मत है अखलाकी तौर पे तो तब मैं मानूंगा पीटीआई को। अगर असद उमर सुबह वोट नहीं करता तो यस डॉक्टर शहबाज गिल, आई विल बाय वॉट एवर यू हैव सेड, देन आई विल कंसिडर इट एज अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। फिर मैं मानूंगा कि पीटीआई की स्पाइन में इतनी जान है। और अगर ये सारा कुछ करके थूक के चाटता और वोट बजट के हक में करता है तो देन शेम ऑन द पार्टी यार, फिर कैसी पार्टी। अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, मैंने ब्रेक पे जाना है। तीसरे क्विकली जवाब। मलिक साहब को मेरे अल्फाज, अच्छा एक तो मलिक साहब को मेरे अल्फाज बड़े बुरे लग जाते हैं, लेकिन ये थूक के चाटने वाला इनकी पार्टी बार बार इस्तेमाल करती है। नहीं मलिक साहब, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरे अल्फाज तज़हीक वाले लग जाते हैं, लेकिन ये थूक के चाटने वाला पता नहीं चॉकलेट फ्लेवर, मुझे पता नहीं है, अच्छा मुझे पता नहीं कि अच्छा ये थूक और चॉकलेट पे नाज़रीन बात चली गई है, तो अब यहाँ पे एक वक्फा लेता हूँ और वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे
तो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि अगर आसिफ जरदारी साहब पकड़े जा सकते हैं तो इकनॉमिक एक्टिविटी जो है, बाकी खौफ और हरास इतना फैल गया है कि वो भी रुक गई है। क्या कहा उनने? और एहतजाजी तहरीक अगर वो नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएगा। ये कौन चलाएगा? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि अगर हम तहरीक नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएगा। क्या कहा उन्होंने? आइए देखते हैं। आप ये समझते हैं कि वक्त है कि तहरीक चलाएं और इस हुकूमत को निकालें? बेटा यार, अगर हम नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएगा, और जो वो चलाएंगे तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं चलाएंगी तहरीक और नहीं निकलेंगी या बाहर, तो दूसरी फोर्सेस आ जाएगी। मेरी नजर जी सरदार लतीफ़ खोसा साहब, क्या मतलब है इस बात का? देखिए अर्शद, ये जितनी बसीरत मैं समझता हूँ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को है, वो किसी और सियासतदान को नहीं। उन्होंने डायरेक्ट बात की है, मुतनब्बे किया है कि बहुत फॉल्ट लाइंस हैं हमारे पाकिस्तान में। मत ये उस नहज पर लेके जाओ जहाँ लोग जो है आगे हों और जो है लीडर्स की भी दस्तरस में ना रहें। अब जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हार्नेस करती हैं, चैनलाइज करती हैं, एक डिसिप्लिन के अंदर जो है तहरीक चलाती हैं। क्योस से बिल्कुल क्योस का सिनेरियो देखें। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप भी क्योस का सिनेरियो देख रहे हैं जिसके प्रेडिक्शन साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। हम बिल्कुल फंसे हुए थे जब हमें ये गवर्नमेंट मिली। हमें बैंकरप्ट करके ये गवर्नमेंट दी गई थी। 2.5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट इनको मिला था। 19 बिलियन का डेफिसिट ये हमें देके गए थे। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट मिली थी तो हम बैंकरप्ट थे। अगर दोस्त मुल्क हमारा साथ ना देते, आज आप लोग बोरियों में पैसा डाल के डबल रोटी खरीद रहे होते। हमने ये कौम को इसलिए नहीं बताया कि यहां पे बहुत केओस मच जाएगा। 8 महीने ये बात दिल में छुपा के रखी। आज अल्लाह का शुक्र है, इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक है। हमने अपना करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है 30% ठीक है। आप ये चीज नहीं देख रहे, इनको बैरल 2.5 जी। मलिक अहमद खान साहब, अब एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम इनको जेलों में देख रहे हैं, इनका अब हम एहतसाब देख रहे हैं। और मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं अरशद, कि 8 महीने हम फंसे हुए थे इकोनॉमिक क्राइसिस में। बिल्कुल ठीक है। आप इन्हें जेलों में देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे? जी मलिक अहमद खान साहब, आप क्या देख रहे हैं? 2900 अरब, 2900 अरब हम 2900 अरब हम पे करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है मलिक अहमद खान साहब, एक सेकंड सर, मैं सिर्फ इतना, मुझे इतना पता, मैं डरो उस दिन से जब ये अवाम भूखी जो है सड़कों पर लिंच करेगी आपको। साहब लास्ट मिनट चल रहा है जी। मैं नाकामी से उतना नहीं डरता। मुझे पता है हुकूमत ने नाकाम होना है, लेकिन खुद फरेबी तबाह कर देती है और खुद फरेबी में मुब्तला शख्स से मैं डरता हूँ। मलिक अहमद खान साहब, डॉक्टर मलिक अहमद खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा।